दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जिसका नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारी चीजें इसमें दोस्तों समझने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है भाई सबको। और एकदम ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग यानी कि किसी भी एक मैसेज को ऐसे कोड कर देना कि आपके अलावा और आप जिसको भेज रहे हो उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति समझ ही ना पाए, उसको कहते हैं कोडिंग। और जब सामने वाला उस मैसेज को प्राप्त करेगा, यानी कि जब सामने वाले इंसान को वो मैसेज मिलेगा तो वो उसको डिकोड करके ही समझ पाएगा। आपने कोड करके भेजा, सामने वाले ने डिकोड किया, तभी मीनिंग समझ में आएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोडिंग मीन्स उस मैसेज को हाइड कर देना, हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज, और डिकोडिंग मतलब उसको एक्चुअल मीनिंग को समझना, वो हो गया डिकोडिंग। तो ये है इस टॉपिक का मतलब। अब क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में, मल्टीपल टाइप के जितने भी एग्जाम आप जीवन में आप देंगे, सारे एग्जाम्स में आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको सब एग्जाम्स में मिलेगा। आज की क्लास में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके की चीजें होती हैं, क्या क्या तरीके के सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे, ये सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, आप आई होप आपको जो है इस तरीके से सारा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 लेक्चर हम करने वाले हैं आजकल, एक लेक्चर ये और इसके बाद एक और लेक्चर आपको फॉलो मिलेगा जिसमें मैं सवाल कराऊंगा। इनफैक्ट क्वेश्चन तो मैं आज भी कराने वाला हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और अगले लेक्चर में, सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से और सवालों को बनाया जाएगा। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन हम टैप करेंगे। फिर उसके बाद बस दोस्तों एक ही चीज रह जाती है, वो है आपकी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी पे काम करना। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहली जो टाइप ऑफ कोडिंग होती है उसमें आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। वो है पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पोजीशन ऑफ लेटर्स आपको समझनी पड़ेगी। कहां पे? इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पोजीशन ऑफ लेटर समझना पड़ेगा। कैसे? उसके बारे में ही मैं यहां पे बात करने वाला हूं। अगर आपको मैं बताऊं, आप ये देखो, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट की लेटर की पोजीशन को चेंज करके ना कोडिंग कर दी जाती है या डिकोडिंग कर दी जाती है। तो उस दौरान आपको जो है वो देखना होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग कैसे हो रखी है, और आपको इन्फरेंस करना है मीनिंग निकाल के उसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट पैटर्न। एक डेफिनेट पैटर्न होता है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न, सो इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ऑल लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। किसकी पोजीशन क्या है, किस लोकेशन पे कौन सा आता है, कब कहाँ पे क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बहुत एक बेसिक सी चीज़ बताऊंगा आज। आपने अगर वो बेसिक चीज़ समझ ली तो फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में तो देखो कोई तकलीफ भाई साहब नहीं होने वाली। अब ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आज समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये बैकवर्ड भी हो सकता है और ये फॉरवर्ड मैनर में भी हो सकता है और बैकवर्ड मैनर में भी हो सकता है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर या अल्फाबेट या वोवल या कंसोनेंट आता है। अब ये देखो, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले पे क्या आता है? ए आता है पहला, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, इस तरीके से हो गया। 1 2 3 4 13 तक आपने लिख दिया। अगर ए के पीछे आप फिर वापस उल्टा लिखोगे ना तो 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 और 14 तक हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये इनका बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन हो गया, ये इसका फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन हो गया, ये इसका बैकवर्ड ऑर्डर, एंड सो ऑन यहाँ तक, और इसी तरीके से यहाँ तक। ठीक है, ये आपने समझा, ये आपको नोट्स मिल ही जाएंगे सारे। फिर फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो एम के बाद क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सेम मैनर में एन से आप लिख लो, यहां पे अगर 14 था तो यहां पे उल्टी गिनती चालू कर दो, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हो गया। तो आपको ये जो है ना, ये जो टेबल है, ये आपको समझनी पड़ेगी और ये याद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक हमने समझा। अब मैं जो है आगे आगे बढ़ना चाहूंगा। यहां तक आपने ये चीजें समझ ली, मैंने यहां तक आपको बताया, आपको समझ में आया, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे ये वाले। अब मैं आपको यहाँ पे आगे की चीजें बताना चाहूंगा कि अरेंजमेंट जो होता है ना लेटर्स का दोस्तों,
जो लेटर्स का अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट भी होता है और इस तरीके से आपका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। अभी मैंने जो चीज़ें बताई उसको हम कर देते हैं क्लियर और आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं कि आगे और क्या हो रहा है। अब आप ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आगे आगे आपकी क्या चीज़ें चल रही हैं, आप ये देखो। ठीक है, तो आगे वाला सवाल मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। आगे वाला सवाल आप देखो एक बार। आगे वाला सवाल अगर मैं करना चाहूँ तो ये देखो, दो तरीके के सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं इंग्लिश लेटर्स के अल्फाबेट में। दो तरीके के सर्कुलर अरेंजमेंट, एक होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, एक होता है आपका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होता है घड़ी की दिशा में, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ पे घड़ी ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, लेट अस सपोज अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये मैंने घड़ी ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी घड़ी। ठीक है, अब ये आपको पता है यहाँ पे घड़ी 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 यहाँ पे एक ऐसी होती है घड़ी, यहाँ 12 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 6 आता है, यहाँ 9 आता है ना। अगर मान लो घड़ी में 3 बज रहे हैं, ये छोटी सुई यहाँ पे और ये इसकी बड़ी सुई, तो घड़ी जो है ना वो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये क्लॉक की डायरेक्शन है, घड़ी इस तरीके से आपकी जाती है। ये आपकी डायरेक्शन कैसी है, एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है, ए बी सी डी से लेके जेड तक, है ना। फिर दूसरा आता है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। घड़ी की दिशा के विपरीत आपका ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके ये ऐसे बनाया हुआ है, और जो मूवमेंट हो रहा है वो घड़ी की दिशा के विपरीत हो रहा है। ये हमने एक चीज यहां पे समझी। अब अगर हमें ये निकालना है कि इफ यू हैव टू फाइंड वन लेटर प्लेस्ड फॉरवर्ड टू ए, अगर हमें निकालना है, मान लो ये क्या कह रहा है, इफ यू हैव टू फाइंड, क्या कहना चाह रहा है, इफ यू हैव टू फाइंड वन लेटर प्लेस्ड फॉरवर्ड टू ए देन लेटर विल बी, ए के आगे वाला अगर ढूंढ रहा है तो ए के आगे वाला आपका बी हो गया, ठीक है ना। तो ए के आगे वाला अगर आपको ढूंढना है तो ए के आगे वाला दोस्तों क्या हो गया, then letter will be B and this result can be found using linear और circular arrangement। linear या circular arrangement के माध्यम से आप इसको पता कर सकते हो। बट अगर आपको बैकवर्ड में जाना है, ए के बैकवर्ड में, तो ए के पीछे क्या आता है, जेड आता है। जेड जो है वो ए का बैकवर्ड है, ठीक है ना। और वन लेटर फॉरवर्ड ऑफ जेड इज ए, इस तरीके से। देन ओनली सर्कुलर अरेंजमेंट से। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ। ये देखो, ये देखो, आपको ये चीजें भी पता होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एम एन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां से अब ये देखो, सॉरी मिट गया ये थोड़ा सा, ओ पी, एक सेकेंड, अगर मैं इस तरीके से अगर आपको मैं बताना चाहूँ ना, आपको रिवर्स भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ए लिखा है, ए का जेड होता है ना, बी का वाई होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, ठीक है, के 10 11 एल एम, एन का ओ एन ओ पी, इस तरीके से अपोजिट अपोजिट इनका ये बनता है, मतलब ये अपोजिट बनेगा, ठीक है। पी हो गया, ये जे है आपका, ठीक है, दिस इज जे,
दिस इज ये आपका जे है। तो आप ये देखो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट ये होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके अपोजिट में क्या आता है। तो मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब मेथड क्या है रिमेंबर करने का पोजीशन ऑफ लेटर्स में। ये देखो एक तरीका ये दे रखा है, कुछ मेथड्स या टेक्निक्स ऐसी दे रखी हैं कि कैसे आप यूज करोगे। पहला तरीका तो ये बाय यूजिंग इजोटी एंड सीफिल ओरक्स फॉर्मूला। जैसे मान लो इजोटी का मतलब क्या है, 5 10 15 20 25। आपको पता है ई 5वें नंबर पे आता है, जेड 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। फिर सीफिल ओ आर यू एक्स, सीफिल ओ आर यू एक्स, ये आपका है क्या, सीफिल ओ आर यू एक्स। बात समझ में आई? ये आपका क्या हो गया, सीफिल ओ आर यू एक्स। तो सी तीसरे पे, एफ छठवें पे, आई 9 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, यू 21 पे और एक्स 24 पे। अगर आप इसको याद कर लोगे तो एग्जाम में आपका समय बचेगा, योर टाइम विल बी सेव्ड। इसलिए मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं ताकि एग्जाम में ना समय बचाने का खेल सबसे बड़ा होता है। आपका अगर समय बचेगा ना एग्जाम में, आप ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। आप ये समझिए बात को, इसको, ठीक है जी। तो इस तरीके से, यानी कि ई का मैंने बता दिया, और CFIL ORUX, ये भी आपको, ये दोनों मेथड भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। फॉरवर्ड ऑर्डर में आप कैसे याद करोगे, इस तरीके से याद कर लोगे। ये तीसरे पे, छठे पे 9 12 13, 9 12 15 18 21 24 और 5 10 15 20 25। तो इजोटी बहुत कॉमन है, इजोटी भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा ब्रॉड है तो इसमें ये थोड़ा टफ पड़ेगा, बट जो भी आपको उचित लगे आप वो याद कर सकते हैं। बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन निकालनी है अगर किसी की, तो 27 में से फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन माइनस कर दी जाएगी। अगर आपको किसी की बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन निकालनी है तो 27 में से माइनस कर दो, है ना। तो बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ अगर बी निकालना है तो 27 में से 2 माइनस कर दिया, है ना। बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन निकालनी है अगर किसी की लेटर की, तो 27 में से क्या माइनस कर दो, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन। बी आपको पता है, बी कितने नंबर पे आता है, दूसरे पे। तो अगर इसकी पोजीशन निकालनी है तो 27 माइनस 2 25। तो बैकवर्ड ऑर्डर में 25वें नंबर पे आएगा ये, यहाँ पे ये 25वें नंबर पे आएगा। तो ये आपको इस तरीके से पता लग जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब आगे चलना चाहूँगा मैं थोड़ा सा, आई होप आपको ये समझ में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है टाइप ऑफ कोडिंग। अब बहुत सारे टाइप की दोस्तों हमारी क्या होती है, बहुत सारे टाइप की कोडिंग होती है, बहुत सारे टाइप की हमारी क्या होती है, कोडिंग। अब ये देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, आप लोगों के देखने के लिए आसानी हो जाएगी। अब ये देखो कितने तरीके की कोडिंग होती है वो समझते हैं। टाइप ऑफ कोडिंग, लेटर या पहले नंबर है दोस्तों, लेटर या नंबर कोडिंग। पहला क्या है भाई, लेटर या, पहला आपका क्या है टाइप ऑफ कोडिंग में, लेटर या नंबर कोडिंग। टाइप ऑफ कोडिंग की कोडिंग हम पढ़ रहे हैं, पहला है आपका लेटर या नंबर कोडिंग। इसमें क्या होता है, हम ऐसे सवालों से डील करते हैं जहां पे किसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है या तो किसी दूसरे लेटर से या किसी दूसरे नंबर से दोस्त, या तो किसी दूसरे लेटर से या किसी दूसरे नंबर से। आप मेरी बात समझ रहे हैं, किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस कर दिया जाएगा या किसी दूसरे नंबर से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज। अब अगर मैं बात करूं, आई होप आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब वो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाएगा कोड बनाने, कोड का स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगा या रूल फॉलो करेगा टू फॉर्म अ कोड। अब आपको ये डिटेक्ट करना है कि पैटर्न या कोडिंग किस तरीके से हो रही है, तभी आप उस सवाल का आंसर जो है निकाल पाएंगे, है ना। और उसी के बेसिस पे आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो मैं आगे आपको उस तरीके से एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं हमने। जैसे मान लो ये एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पे कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज गिवन एज VIEG and over is written at EVRO. How will disk be written in that code? ठीक है, इसने बोल रखा है कि give को ऐसे लिखा है, over को ऐसे लिखा है, तो disk को कैसे लिखोगे जी। अब आप बताओ, आसान सा है, कुछ नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब ये देखो, यहां पे थोड़ा सा पेन चलाते हैं हम वापस। तो यहां पे लिखा हुआ है give, GIV,
वी ई, ठीक है। यहां पे देखो ये रखा है, गिव दे रखा है, गिव को लिखा हुआ है ये, गिव को ये लिखा है, ओवर को ऐसे लिखा है। तो आपको पता है कि गिव को अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, गिव को अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है कि अगर गिव को ऐसे लिखा हुआ है कि जी को, जी यहाँ पे है तो जी यहाँ पे आ गया इस तरफ, ये आ गया यहाँ पे, आई अपनी पोजीशन में रहा, आई इज इंटैक्ट, वी आ गया ऊपर, वी आ गया ऊपर, ठीक है, और ई आ गया आई के नीचे। सेम पैटर्न यहां पे फॉलो हो रहा है। ओवर को ऐसे लिखा जा रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला था वो सबसे नीचे आ गया यहां पे इस वाले एरो से। दूसरा लेटर जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है जी। तीसरा सबसे ऊपर चला गया, ठीक है जी, यहां चला गया, ये शॉर्ट हो गया। और चौथा फिर उसके बीच सेकंड वाले के नीचे थर्ड नंबर पे आ गया। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सिमिलर मैनर में अगर आपको डिस्क का बनाना है तो यहां से हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जो सबसे ऊपर वाला था वो सबसे नीचे आ रहा है, तो डी का आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहीं पे है तो ये आ गया, ठीक है। और तीसरे नंबर वाला सबसे पहले पे चला जाएगा, यानी कि ये एस यहां आ गया, एस आपका किधर आ गया, एस इधर आ गया। और फिर बचा कौन सा रह गया, के यहाँ पे आ गया, ठीक है। एस आई के डी हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया दोस्तों, एस आई के डी। तो ये डी हो गया आज का आंसर, आंसर इज डी। इस तरीके से आपने यहाँ पे कोडिंग कर दी और डिकोडिंग भी कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया सवाल। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रखा है, उस दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मैं चलना चाहूंगा। आप ये देखो, आपके आंखों के सामने एक और एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। ये जो है दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी मैं सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, पहले स्क्रीन को हम करेंगे क्लियर और यहाँ पे आपको आंखों के सामने इसका सोल्यूशन करके दिखाएंगे। मैंने बहुत ही प्यारी सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों की क्लास के लिए, इससे पढ़ेंगे आप, आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंटेलिजेंस इज बीइंग रिटन एज ETNIGILLECNE, ओके, वेरी नाइस। देन हाउ मैथमेटिकल कैन बी रिटन, है ना। तो हमने क्या किया, INTE इसको कुछ हिस्सों में तोड़ दिया, INTE को तोड़ा, फिर LLIG को तोड़ा, फिर ENC, यानी कि इसके 3 हिस्से कर दिए हमने, है ना। हमें ये पता लग रहा है कि INTE यहां से है, फिर ये ऐसे बन रहा है, एक सेकेंड, ये यहां तक, ये 4 वर्ड इधर जा रहे हैं, 4 इधर जा रहे हैं और 4 इधर जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ कोडिंग हो रही है। तो हमने ऐसे लिखा, तो INTE जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि जो पहला है वो आखिरी में आ जा रहा है, दूसरा है वो उसके पहले, तीसरा उसके पहले और चौथा उसके पहले, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे मैं लिखूंगा मैथमेटिक्स। यहाँ पे अगर मुझे आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा मैथमेटिकल, MATICAL, मैथमेटिकल। ये मैथमेटिकल को सॉल्व कैसे करोगे आप, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यह 3 हिस्से में काट दो पहले तो इसको, ठीक है दोस्तों। ये 3 हिस्से में काट दिया, ये हमने 3 हिस्से में काटा। अब आपको पता है कि ये जो एक जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, इसमें कैसे सॉल्व हो रही हैं चीजें, कि जो पहला वाला है, ये पहला वाला आखिरी में चला जा रहा है, यानी कि ये चला जाएगा, M यहां पे चला जाएगा, ठीक है। ये दूसरा इसके पहले आ जाएगा, फिर T आ जाएगा और फिर H आ जाएगा, ओके। ये हो गया एक यहां तक। अब दूसरे वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या कह रहा है, ये T पहले आ जाएगा, TAME, ठीक है, फिर A आ जाएगा, फिर आपका M आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। अगर मैं तीसरे वाला स्लॉट सॉल्व करूं, ये वाला, तो क्या बोल रहा है, LACI, ठीक है। ये L आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर यहाँ C आ जाएगा और ये I आ जाएगा। तो आप ये देखो, ये जो पूरा का पूरा ये जो बन रहा है, ये पूरा का पूरा कौन सा है, HTAME, LACI, ये C इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया C, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ तक आपको, ये दूसरे तरीके का आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया। आई होप आपको ये समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे हम इसी क्रम में, और सवाल भी सॉल्व करने हैं। अब आप ये देखो,
आंसर यही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा करना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल और, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल को जो है हमारा वो ये है कि इफ गुडनेस इज कोडेड एज HNPC ODR, if goodness is coded as HNPC ODTR, then how greatness can be coded। क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटनेस को किस तरीके से कोड करोगे। ग्रेटनेस को कैसे कोड करोगे, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, हमने ये नोटिस किया, इसमें हमने एक पैटर्न नोटिस किया। जैसे यहां पे मैंने सॉल्यूशन डाला है इसका कि एक, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैंने देखो यहां पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है कि एक जो है ये +1 हो रहा है, एक वर्ड +1 हो रहा है और एक वर्ड माइनस, जी का H, O के -1 N, O का, ठीक है, O का पहले, O का आगे P +1, -1 होगा, C आ जाएगा यहाँ पे, D के पहले C आ गया, N यहाँ पे क्या है N, N के बाद O, +1 हो रहा है, फिर -1 E के पहले आपका D, ठीक है, ये N था। यहाँ पे फिर -1, फिर +1, फिर -1, ठीक है, यहाँ पे S, S के आगे दोस्तों क्या हो जाएगा T, ठीक है। इस तरीके से आपका ये यहाँ पे ये सारी पैटर्न जो है ये फॉलो हो रही है, ठीक है। और S के आगे यार आपका -1 तो R, ये पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ भाई साहब। अब देखो अगर आपको दिखाना है तो G के आगे क्या आ जाएगा, G के आगे H आ जाएगा, +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड देन +1, वही कहानी है। G के आगे आपका आ जाएगा H, मैं यहां सॉल्व करता हूं, R के पहले Q, ठीक है, फिर +1 F -1 Z +1 U -1 M +1 F -1 R +1 ये। तो H Q F Z U M F R T, D इज द आंसर। यहां पे D हो गया इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर भैया हो गया हमारा D। इस तरीके से आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना था, ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आपको मैंने हर तरीके के क्वेश्चन किए, मैंने प्रॉपर एग्जांपल्स के माध्यम से बताया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए। अब मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे, आगे जब मैं चलूंगा तो ये मैं मिटाऊंगा और अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से ये जो है सॉल्व करना है। अब इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा हम। अब आप ये देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ ग्रास्प इज कोडेड एज, इफ, बड़ा कर देता हूं मैं इसको, if grasp is coded as TIZHK, if grasp is coded as TIZHK, तो what will be coded as OTZXB। ओके जी, यहां पे आपने एक पैटर्न नोटिस करा, आपने क्या है, आपने पहले करना है कि यार पैटर्न नोटिस करो सबसे पहले। तो यहां पे जो है पैटर्न नोटिस करो, क्या पैटर्न नोटिस करना है, पैटर्न नोटिस करना है कि क्या हो रही है, कहानी क्या हो रही है। आपने ये देखा कि ग्राफ बन रहा है TIZH, किस हिसाब से बन रहा है, आपको याद होगा जब मैं कोडिंग डिकोडिंग बता रहा था तो मैंने आपको AZBYCXDW ये बताया था, यानी कि अपोजिट लेटर आ रहा है। यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि अपोजिट लेटर आ रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ ये देखो कि इसको अगर देखेंगे तो O के अपोजिट आता है L, ठीक है, V के अपोजिट आता है E, ठीक है जी, T के अपोजिट आता है G, LEG, ठीक है, LEG, ओके, वेरी नाइस। यानी कि ये दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए आपके, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है।
जेड के अपोजिट आता है ए, वेरी नाइस, एल ई जी ए, ओके ठीक है। एक्स के अपोजिट आता है सी, और बी का आता है वाई। क्या बन गया वर्ड? लीगेसी सर। क्या बन गया बेटा? वर्ड लीगेसी। आप ये देखो कि आपका वर्ड क्या बन गया? लीगेसी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व कर देने, कुछ भी नहीं है, आसान है। आगे चलता हूं, ठीक है। तो हमने यहां पे वही बनाया। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ये सब याद कर लोगे, आई आर एल ओ, अब आधे 13 इधर लिखे और 13 इधर लिखे और बना दिया, लाइन में खींच दिया, तो आपको याद हो गए तो आपका समय बचेगा एग्जाम में। आपकी प्रैक्टिस कैसे आएगी? जब आप स्मार्टली गेम करोगे, स्मार्टनेस के साथ खेलना पड़ेगा एग्जाम में आपको। तो वही था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने। अगला है, कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, 5वां। इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16 देन वोमेन को कैसे कोड करोगे? इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 9, 4 वर्क को कोड कर रहे हो 4, 12, 9, 16, 4, 12, 9, 16, तो हाउ विल यू कोड दोस्तों? वोमेन। हाउ विल यू कोड व्हाट? हाउ विल यू कोड वोमेन? वोमेन को आप कैसे कोड करोगे? आप ये देखो कि आप वोमेन को कैसे कोड करोगे, ये देखते हैं, ठीक है। वोमेन को कैसे कोड करेंगे इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं कि वोमेन को कैसे कोड किया जाएगा। W को बोल रहा है 4, O को बोल रहा है 12, ठीक है। यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये क्या बोल रहा है? W को बोल रहा है, आप लोगों को आसान बनाने के लिए मैं यहां पे वापस से सॉल्व करूंगा। W को बोल रहा है 4, O को बोल रहा है 12, ठीक है, O को बोल रहा है 12, ओके। R को बोल रहा है 14, R को बोल रहा है 9, K को बोल रहा है 16। आपने ये देखा कि अपोजिट जो कैपिटल उसका जो नंबरिंग है, अल्फाबेट का जो नंबर है, A 1 पे आता है, उसी तरीके से Z पीछे से 1 पे आता है। Z पीछे से किस पे आता है? Z आता है 1 पे, W X Y Z, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, यानी अपोजिट जो उसका प्लेसमेंट है अल्फाबेट्स के अंदर, ये उस हिसाब से कोडिंग कर रखी है इन भाई साहब ने। तो वोमेन को आप कैसे लिखोगे? W नीचे से, आपको पता है कि W जो आएगा वो पीछे से चौथे प्लेस पे आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व अगर करूंगा तो आपको पता है कि W पीछे से चौथे प्लेस पे आएगा, O जो आएगा अगेन वो 12वें प्लेस पे आएगा, M जो आएगा, M आएगा 14वें नंबर पे। हमने अभी कोडिंग डिकोडिंग वाला वो जो था सॉल्व किया था, M आएगा 14वें नंबर पे। आप यहाँ पे देखो M 14वें नंबर पे आएगा, A आएगा कितने पे? 26वें नंबर पे, क्योंकि शुरू से तो पहले नंबर पे और एंड में 26वें नंबर पे है। यही तो कहानी है, एंड में 26 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4, 12, 24, 26, 4, 12, 14, 26, 4, 12, 14, 26, और एन आपका आता है कितने नंबर पे? एन आता है दोस्तों 13वें नंबर पे। यहां पे मैंने थोड़ा सा इलेबोरेटेड बता रखा है और यहां पे नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाली है, बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो 4, 12, 24, 26, 4, 12, 14, 26, 13, 4, 12, 14, 26, 13, इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या? ए। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बड़े प्रेम से मोहब्बत के साथ हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब आप देखो आगे चलते हैं, यहां पे अगला सवाल कराता हूं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप देखो। इफ कप इक्वल टू 40 देन काइट इक्वल टू व्हाट? इफ कप इक्वल टू 40 देन काइट इक्वल टू व्हाट? कप 40 है, ये भाई साहब बोल रहा है कप का दे रखा है 40। अब ये कप किस हिसाब से 40 है मैं आपको बताता हूं।
ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। यू आता है 21वें नंबर पे, 21 और 3 24। पी आता है कितने नंबर पे, 16वें नंबर पे। 24 और 16 इन सबका जोड़ दिया, जिसके अल्फाबेट के जो न्यूमेरिकल प्लेसेस है ना, न्यूमेरिकल प्लेसमेंट जितने नंबर पे हो रहा है सबको जोड़ दिया, तो इसका आंसर आ गया 40। इसी तरीके से काइट कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे आता है, के आता है 11वें नंबर पे। काइट का देख लो आप, यहाँ पे अगर मैं काइट का सॉल्व करूं, आप सामने देखो यहाँ पे KIT ये आता है 11वें नंबर पे, ठीक है। काइट ये आता है 11वें नंबर पे। आई आता है आपका ABCDEFGHI 9 नंबर पे। टी आता है आपका TUVWXYZ यानी कि 6। टी आता है 20वें नंबर पे और ये आता है आपका 5वें नंबर पे। तो आप ये देखो, ठीक है, ये आपका आता है 5वें नंबर पे। 11 9 25 20 प्लस 5, तो 11 और 9 हो गया आपका, ये हो गया 20 और 20 और 25 45। टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 45 यहाँ पे दोस्तों। तो आंसर हो गया आपका डी। यही मेथड हमने यूज किया है, 45 इज द आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगले वाले को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल आपको 7वां दे रखा है यहाँ पे। 7वां एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। बहुत आसान चीज़ें हैं यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहूँगा कि क्या कहानी हो रही है। अब ये देखो आप, इफ बैग इक्वल टू 71 एंड वाइस इक्वल टू 1, ये पुराने वाले का ही भाई है, पुराने वाले का भाई है, पर कुछ कहानी गड़बड़ है इसमें थोड़ी सी। कैसे, बैग इक्वल टू 71 एंड वाइस इक्वल टू व्हाट। अगर यहाँ पे ये बोल रहा है आपको कि बैग इक्वल टू 71, तो यहाँ ये देखो कि सही, अगर हम सीरियल ऑर्डर में करेंगे तो 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। ABCDEFG ये 6 पे आता है, तो 6 और 1 7 और 2 9 है। भाई नहीं है, गड़बड़ है मामला, यानी कि कुछ और किया है इन्होंने। हो सकता है इन्होंने अपोजिट प्लेसेस को जोड़ दिया हो। बी आता है पीछे से 25वें नंबर पे, ए आता है पीछे से 26वें नंबर पे और जी आता है पीछे से, जी कितने नंबर पे आता है, पीछे से 20वें नंबर पे। तो आप देखो 20 60 20 20 20 60 और 11 71, हाँ बिल्कुल मैच हो गया। यानी कि इनके जो रिवर्स पोजीशंस हैं उनके प्लेसेस का सम कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से वाइस का क्या निकालेंगे, वाइस जो है उसमें वी आएगा आपका ABCDE VWXYZ, वी आएगा 5वें नंबर पे, पीछे से 5वां नंबर VICE प्लस आई कितने नंबर पे आएगा पीछे से, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 27 में से माइनस कर दो आगे वाली इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से आगे वाली पोजीशन माइनस कर दिया। 27 में से अगली वाली पोजीशन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा। 27 में से C3 माइनस किया तो पोजीशन निकालना भी आसान है, मैंने बताया था ना। 27 में से उसका प्लेसमेंट माइनस कर दो, 27 में से 3 माइनस किया, ये 24वें नंबर पे आ गया। तो प्लेसमेंट भी निकालना आसान है, ये 24 पे आ गया। ई का निकालना है तो 27 में से ई 5वें पे आता है, 27 में से 5 गया तो कितना आ गया, 22 आ गया हमारा। 27 में से 5 गया तो आपका 22 आ गया, तो ये 22 कर दिया हमने। अब आप इनको जोड़ दो, 18 और 22 ये तो 40 ही हो गया, 29 हो गया, ये 29 और 40, 40 और 20 60 69। आंसर में है क्या, हाँ है ना, 69। ये हो गया आंसर इसका, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल दोस्तों कर लेने हैं सॉल्व। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं अब थोड़ा सा, ठीक है। यहां तक आपको चीजें जो है समझ में आई, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आता है हमारा थोड़ा सा अलग प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, थोड़े से दूसरे टाइप पे हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे। मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। आई होप आप लोग इसके साथ साथ जो है नोट्स बना रहे हैं, आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलो, और बाकी मैं तो करा ही रहा हूं सब कुछ जो भी है, ठीक है दोस्तों। अब टाइप 2 आता है हमारा। फिर भाई टाइप 2 क्या है, टाइप 2 होती है आपकी डायरेक्ट कोडिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं। टाइप 2 होती है क्या, डायरेक्ट कोडिंग। टाइप 2 हमारी क्या है दोस्तों, डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग कैसे होती है, डायरेक्टली वर्ड ने कोड कर दिया और उसको आपको इन्फर करके डिकोड करना है। कैसे, यहां पे जो कोड लेटर नंबर या सिंबल्स है एक सेम सीक्वेंस में होंगे, करस्पॉन्डिंग लेटर्स के दोस्तों सेम सीक्वेंस में होने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक तरीके से, इसको बोल सकते हो इट इज अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है डिवाइस,
ठीक है। अगर आपको डिवाइस का निकालना है तो डिवाइस को कैसे कोड करा हुआ है, डिवाइस को कोड करा हुआ है बरेक्सा एंड ऑर्नेट इज कोडेड एट जेड मेसा। ऑर्नेट को कैसे कोड किया हुआ है, जेड मेसा। तो आप ये बताओ कि यार इसको कैसे करोगे, आप कैसे करोगे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डिवाइस को बोला हुआ है बरेक्सा, तो यहां पे मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं इसका। डी की जगह क्या आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि आप बताओ कि व्हाट वीडियो विल बी कोडेड। ये पूछ रहा है कि बताओ भाई साहब वीडियो कैसे कोड होगा, यानी कि VIDEO, वीडियो को कैसे लिखेंगे। अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करना, मैंने जो तरीका बताया है। बरेक्स डिवाइस को बोल रहा है, जब ये डिवाइस को बोल रहा है, अगर मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड, DEVICE, इसको क्या लिख रहा है, बरेक्सा, BAREXA, ठीक है। ये होगी एक चीज, लाइन खींच दी। ऑर्नेट को लिख रहा है ZMS, ऑर्नेट को इस तरीके से लिख रहा है, ये लिख रहा है ऑर्नेट, OR, थोड़ा सा मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूं, बताऊंगा क्यों। ऑर्नेट को ये लिख रहा है, ऑर्नेट को कैसे लिख रहा है, ZB मेसा, ZBME ऐसे लिख रहा है। अब यहां से फिर ये पूछ रहा है कि वीडियो का बताओ। यार यहां से हमने देखा कि जो V है उसके अपोजिट R आ रहा है, I का E आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहां पे हमने लिखा RE, D के अपोजिट में B आ रहा है, E के अपोजिट में A आ रहा है, यहां से हमने ये निकाल लिया। O के अपोजिट में Z आ रहा है, क्या निकला, रेबाज। रेबाज, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर सर, रेबाज इज द आंसर इसका। ये उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग मेथड, इसको डायरेक्ट कोडिंग मेथड आता है। आपको दो के कोडेड वर्ड, दो का कोडिंग दे रखा है, तीसरा बोलेंगे और वो दो, तीसरा वाला जो होगा ना उसके जो वर्ड्स होंगे उन दो में ही छुपे होंगे। आप उन दो के माध्यम से उसको डिकोड करोगे और उसके बाद आप तीसरा जो क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा है उसका निकालने के लिए बोला जा रहा है वो आप निकाल देंगे खट से। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान था, ठीक है। तो वही इसका सोल्यूशन था। अब एक अगला सवाल आ रहा है यहां पे इसी तरीके से, फिर आप ये देखो, किसी सर्टेन कोड के अंदर दोस्तों बोल रहा है कि गोन इज रिटन एज 5% टू हैश एंड मेडल, टू हैश एंड मेडल इज रिटन एज 4 हैश $3। सॉल्व करके दिखाऊं, सॉल्व करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। गोन को ये भाई लिख रहा है, सॉरी 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 एक सेकेंड, गोन को ये लिख रहा है कैसे, 5% टू हैश, मेडल को लिख रहा है ये कैसे, मेडल को लिख रहा है 4 हैश $3, 4 हैश $3 एंड एट द रेट। ओके, यहां पे ये मैं लाइन खींच देता हूं बीच में, ठीक है। अब ये देखो, ये दो को ऐसे लिख रहा है। अब ये बोल रहा है कि गोल्ड को कैसे लिखोगे सर, बताओ भैया गोल्ड को कैसे लिखोगे तुम। गोल्ड, जी का है गोल्ड, GO5%, एल का क्या आ रहा है, एट द रेट, और डी का आ रहा है 3, डी का आ रहा है 3, 5% एट द रेट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5% एट द रेट 3, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कुछ भी नहीं था भाई, आसान था, बहुत आसान सवाल है, आप लोग बड़े प्रेम से इसको बना सकते हैं। अगले सवाल की तरफ मैं चलना चाहूंगा। अगले सवाल क्या, अगला टॉपिक, अगला टाइप जो है दोस्तों वो है, अगला टाइप क्या है आपका, कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। टाइप 3 आपका आ गया कंडीशनल कोडिंग। एक इस तरीके की भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है ना, सॉरी, एक टाइप 3 आपकी इस तरीके की भी कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों आ जाती है। देखो एक बार,
कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है? यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि क्या कहानी हो रही है। देखो कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, ये एक तरीके की कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है जहाँ पे लेटर या नंबर दिए हुए हैं उनके कोड के साथ। आपको जैसे ये टेबल सी दे रखी है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि पर्टिकुलर कोड उस लेटर या ग्रुप पे एक सर्टेन कंडीशन में ही लगेगा। उस तरीके के सवाल भी बनते हैं, तो आपको मैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन दे रखे कि फॉलोइंग कंडीशन पढ़ो। ये जो कोड है ना, ये वाला जो दे रखा है, दिस वन, लेटर्स एंड डिजिट या कोड उनके दे रखे हैं। कंडीशन दे रखी है बोथ द, पढ़ो, फाइंड आउट करो कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो कोडेड फॉर्म के हिसाब से सही है। इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वोवल, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वोवल, तो बोथ वुड बी कोडेड एज डॉलर। इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, बोथ वुड बी कोडेड एज हैज। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती हैं चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगना चालू होता है, लोग यहाँ घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, आपने हिम्मत रखनी है सर। तो देखो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप, तब आपको थोड़ा सा कहानी क्लियर होगी। अब ये देखो, इसको देखते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि कुनाब, कुनाज, KUNAZB, if both the first and last letter in the group are vowel, फर्स्ट एंड लास्ट ये वॉवल है। वॉवल कितने होते हैं पहले तो मैं वॉवल बता दूं। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? AEIOU 5, 26 में से 5 वॉवल, 21 इंग्लिश अल्फाबेट्स में 21 कॉन्सोनेंट्स। पांच वॉवल और 21 कॉन्सोनेंट, एक कहानी होती है कुछ कुछ। तो मैंने बता दिया आपको। अब ये बोल रहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ वोवल बोथ शुड बी कोडेड, लास्ट लेटर इन द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यार इसमें तो उनको हैशटैग बना देंगे, यानी कि पहले में हैशटैग आएगा और लास्ट में भी हैशटैग आएगा, और बाकी यहां से ढूंढ लो। यू को क्या बोला गया है? 0, ठीक है, और एन को क्या बोला गया है? 3, ठीक है, और ए को क्या बोला गया है? 9, ठीक है जी, 9 हो गया, और जे को क्या बोला गया है? 1। तो ये है 0,391, आगे पीछे हैशटैग, ठीक है, 0,391 आगे पीछे हैशटैग, तो सी इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से तो कुछ भी नहीं है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बस आपने चिपका दिया, टेबल देखी, आंसर आ गया, बस बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ पे मजा आया। अब देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, यही आंसर है, इसी तरीके से कोडिंग हमने करी है। अब देखो अगले पे चलते हैं, एक सेकेंड, 9वां हो गया, हमने यहाँ पे ये हमने किया कौन सा? 11वां किया, ठीक है, ये वाला किया, ठीक है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या कहना है दोस्तों हमारा? कंडीशन वही है, पर कंडीशन देखो, इसमें कंडीशन वही है भाई। आप ये देखो क्वेश्चन नंबर, मैं इसको और बड़ा करता हूं, शुरू वाला जो आर है ना इसमें दोस्तों, आर क्या है? कंसोनेंट, ये वोवल है। आर अगर कॉन्सोनेंट को तो हैशटैग बना रहे थे, कॉन्सोनेंट को बना रहे थे हैशटैग, वोवल को बना रहे थे डॉलर, ठीक है। तो वैसे करना था, और अगर नहीं है तो फिर सिंपल जैसा है वैसा ही रख दो। तो आर की जगह आता है 6, ऊपर वाले क्वेश्चन में आर की जगह क्या आ रहा था? 6, बी की जगह क्या आ रहा था? 7, उसकी जगह 0, 8, 9, 2, वही टेबल में से उठा के वैल्यू डाल दी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाला। फिर आता है ईबी नापी। ईबी नापी में ये देखो आगे पीछे दोनों जो है
वॉवल है, तो इसमें क्या करना था, वॉवल जब आपको पता था कि वॉवल में डॉलर लगाना था तो आगे पीछे डॉलर, बाकी टेबल के हिसाब से आपको वैल्यू निकाल देनी है। तो वो हो गया, बी का था 7वां, एन का था तीसरा, ए का था 9वां और उसका था पी का था 5वां। 7395 आगे पीछे डॉलर डॉलर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया दोस्तों, आप समझ गए। ओके, तो ये कुछ तरीके की सवाल हैं आपको, चीज ये होती है कोडिंग डिकोडिंग, ये मैंने बेसिक बताया। कुछ सवाल कर लेते हैं अपन, हम लोग यहाँ पे कुछ सवाल जरूर करना चाहूंगा मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। कुछ सवाल हैं, कितने सवाल हैं लगभग आपके, अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को भी बड़ा बढ़िया लगेगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज काफ़ी बेसिक्स क्लियर किए हैं। बेसिक्स में आई होप आपको बेसिक्स में मज़ा आया, बेसिक आपको समझ में आया। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इन सवालों को, अगले लेक्चर में इन सवालों को हम कंटिन्यू करेंगे और आपको मैं डायरेक्टली लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इन क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा।